डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान करता है। कथन 2, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री के अधीन एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। कथन 3, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के शासन को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। अगला सवाल था, चिल्का झील से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। कथन 2, यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? कथन 1, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन 2, उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने की बात कही गई थी। विकल्प थे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चौथा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश मोजाम्बिक के साथ सीमा साझा करते हैं? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, बोत्सवाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रुपए के मूल्यह्रास का परिणाम है या फिर हैं? कथन 1, आयातित मुद्रास्फीति में वृद्धि। 2, कम ब्याज दरों को बनाए रखने में कठिनाई। 3, भारतीय उत्पादों और सेवाओं का महंगा होना। इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 1 और 2 सही हैं। छठा सवाल था, रेणुका जी बांध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? कथन 1, यह परियोजना सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर बनाई जा रही है। कथन 2, बांध बनने के बाद गिरी नदी के प्रवाह में करीब 110% की कमी आएगी। इस प्रश्न का सही जवाब है केवल कथन 1 सही है। सातवां सवाल था, पंडित मदन मोहन मालवीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लाला लाजपत राय ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी। कथन 2, वे 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है केवल कथन 2 सही है। आठवां सवाल था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी तरह के पहले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTTC और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 9वां सवाल था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आसियान देशों और अमेरिका के बीच प्रस्तावित एक व्यापार समझौता था। कथन 2, इस पार्टनरशिप पर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से कौन सा ऐसे सही नहीं है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन गलत हैं। अंतिम सवाल था, नक्सलवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी शुरुआत 1967 में कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में हुई थी। कथन 2, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। H1B वीजा कुशल श्रमिक, G वीजा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संस्थाओं के प्रतिनिधि, E वीजा राजदूत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सम्मिलित हैं या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए,
केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं। हाल ही में अमेरिका ने अगले साल के लिए H1B वीज़ा और अन्य नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार से छूट देने का फैसला किया है। इस कदम से भारतीय पेशेवरों समेत दुनिया भर से आवेदन करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। US H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, इसलिए युग्म 1 सही है। विशिष्ट व्यवसायों के लिए विशेष क्षेत्रों जैसे IT, वित्त, लेखा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि में सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। जी वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संस्थाओं के प्रतिनिधियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए है, इसलिए कथन 2 सही है। ई वीज़ा उन देशों के व्यापारियों के लिए बिजनेस वीज़ा हैं जिनके साथ अमेरिका की व्यापारिक संधियां हैं, अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल 2019-20 के लिए स्टेट हेल्थ इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक की सहायता से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। कथन 2, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर का सबसे अच्छा विधिशील प्रदर्शन रहा। कथन 3, इसे तैयार करने के लिए 24 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में नीति आयोग ने 2019-20 के लिए स्टेट हेल्थ इंडेक्स का चौथा संस्करण जारी किया है। इसका शीर्षक स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रखा गया है। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन करता है। इसे विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 24 संकेतकों पर आधारित समग्र सूचकांक है, जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है: स्वास्थ्य परिणाम, शासन एवं सूचना और मुख्य इनपुट्स या प्रक्रियाएं। अतः कथन 3 सही है। वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं। छोटे राज्यों की बात करें तो इनमें मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक वृद्धिशील प्रगति दर्ज की है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर का सबसे अच्छा वृद्धिशील प्रदर्शन रहा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हिंद महासागर क्षेत्र में तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। कथन 2, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त होती हुई यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। कथन 3, इन्हें सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल द्वारा मापा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 कथन सही हैं। हाल ही में आए सुपर टाइफून राई से मध्य फिलीपींस में हुई तबाही के चलते लगभग 388 लोगों की जान चली गई। टाइफून एक क्षेत्र में विशेष में तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए दिया गया नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अतः कथन 1 गलत है। उत्तरी गोलार्ध में टाइफून की दिशा वामावर्त होती है, इसलिए कथन 2 सही है। इन्हें सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल द्वारा मापा जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए परामर्श जारी करने और नामकरण करने के लिए स्थापित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से देश तुर्की के साथ सीमा साझा करते हैं? जॉर्जिया, आर्मीनिया, सीरिया, ग्रीस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। तुर्की ने हाल ही में रूस से एक पक्षीय मांगों को छोड़ने और पश्चिमी शक्तियों और यूक्रेन पर
नाटो के साथ अपने गतिरोध में अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान और ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर और एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया हैं। इसकी राजधानी अंकारा है। इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इस्तांबुल है। अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में सभी प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते हैं। कथन 2, छोटे बंदरगाह भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय हैं। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए नए टैरिफ दिशा निर्देश 2021 जारी किए हैं। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के मुताबिक भारत में बंदरगाहों को प्रमुख और छोटे बंदरगाहों में बांटा गया है। प्रमुख बंदरगाहों के स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, इसलिए कथन 1 सही है। वहीं छोटे बंदरगाहों के स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। संसद द्वारा घोषित प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल उपाध्याय यानी पूर्ववर्ती कांडला, मुंबई, JNPT, मरमागोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार यानी पूर्ववर्ती इन्नौर, VO चिंदबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 5वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एंटी डंपिंग ड्यूटी उन वस्तुओं या उत्पादों पर लगाया गया सीमा शुल्क होता है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त होती है। कथन 2, विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के तौर पर डंपिंग रोधी उपायों की अनुमति है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR की सिफारिशों के मुताबिक भारत ने चीन के 5 उत्पादों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। जब किसी देश द्वारा अपने घरेलू बाजार से कम कीमत पर दूसरे देश को उत्पादों या वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। यह एक अनुचित व्यापार क्रिया है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी उत्पादों की डंपिंग और उसके व्यापार नकारात्मक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति से निपटने का एक उपाय के तौर पर है, इसलिए कथन 1 गलत है। लंबी अवधि में एंटी डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकती है। यह एक प्रकार का संरक्षणवादी टैरिफ है जिसे किसी देश द्वारा उचित बाजार मूल्य से कम मूल्य वाले विदेशी आयात पर लगाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में डंपिंग रोधी उपायों की अनुमति होती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 6वां सवाल, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे ONGC द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कथन 2, यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों को जोड़ेगा। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सही नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो परियोजना के पूरे हो चुके खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की बीना स्थित रिफाइनरी से उत्तर प्रदेश के पनकी तक फैली मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन है। 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसकी कुल निर्यात लागत 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन सही नहीं है। 7वां क्वेश्चन,
ड्रग फ्री इंडिया अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्था या राज्य द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर नालसा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें भारत को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने की योजना और नशीले पदार्थों के प्रति देश की जीरो टॉलरेंस नीति पर फोकस रहा। भारत में 2018 से 2021 के बीच 1881 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। यह 2011 से 2014 के बीच जब्त की गई नशीली दवाओं के मूल्य का लगभग 3 गुना है। इस समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। 8वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव या संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। कथन 2, भारत 10 साल के अंतराल के बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। भारत 10 साल के अंतराल के बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बात करें तो इसकी स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव या संकल्प 1373 द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के बाद 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसके जरिए देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के मकसद से कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया। इसके तहत शामिल उपाय हैं आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध के दायरे में लाना, आतंकवाद संबंधी कृत्यों में शामिल व्यक्तियों के खातों या फंड को फ्रीज करना, आतंकवादी समूहों के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता पर रोक, आतंकवादियों के लिए भरण पोषण या समर्थन और आतंकी कृत्यों की योजना बनाने वाले किसी भी समूह की अन्य सरकारों के साथ जानकारी साझा करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 9वां सवाल, नीतीश कुमार जिन्होंने ओडिशा में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक जीता, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा के नीतीश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का समापन कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। पुरुष डबल्स फाइनल में नीतीश और उनकी जोड़ीदार तरुण ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार की जोड़ी को लगातार सेट में हराया। इससे पहले नीतीश ने पुरुष सिंगल्स में भी स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम सवाल, रामनाथ गोयनका पुरस्कार की ट्रॉफी का डिजाइन है पेन ऑन अ स्वॉर्ड, नीब एंड फ्लेम, नीब एंड बैलेंस, द इमेज ऑफ रामनाथ गोयनका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीब एंड फ्लेम। हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए। टीम परी यानी पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया प्रिंट मीडिया में, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी रिपोर्टिंग कैटेगरी में, जबकि टीम स्क्रॉल प्रसारण मीडिया में विजेता रही। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के एक हिस्से के तौर पर की गई थी। इसका मकसद पत्रकारिता में उत्कृष्टता, साहस एवं प्रतिबद्धता को पहचानना और उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। यह राजनीतिक और आर्थिक दबावों का सामना करने के बावजूद अपने पेशे के उच्चतम मानकों के साथ कार्य करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की ट्रॉफी में नीब एंड फ्लेम पत्रकारिता के क्षेत्र में साहस, अखंडता और रामनाथ गोयनका के पत्रकारिता संबंधी मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जननी सुरक्षा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन 2, लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। कथन 3, पोषण अभियान का मकसद गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। कथन 3,
पोषण अभियान का मकसद गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।